Hello friends, welcome you all in Mission Civil Services, your own channel. Friends, in this video, we are going to discuss about the important topics. इस वीडियो में हम 67th BPSC और RO, ARO इस तरह के परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी PT के लिए हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी पीटी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, प्रीलिम्स का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली और बस इन्हीं 4 चीज़ों से क्वेश्चन आना है, ऐसा हम नहीं कह सकते। स्पेशली बीपीएससी के बारे में तो ये बात कही ही जा सकती है। तो फिर आप कहेंगे कि जब इसका फिक्स सिलेबस होता ही नहीं है तो फिर मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी के लिए, स्पेशली बीपीएससी और आरओ एआरओ के लिए भी मैंने इसके प्रीवियस पेपर्स की स्टडी की। जो भी हमारे 10-15 साल के प्रीवियस पेपर्स हैं उनको मैंने डीपली स्टडी किया और उसके बाद से आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। मुझे एक चीज़ जान के बहुत सरप्राइज भी हुई मैं और काफ़ी मेरे अंदर काफ़ी उत्साह भी आया कि हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिन पर बीपीएससी या आरओ एआरओ जैसी चीज़ों का ध्यान रहता है। इन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप खुद इस वीडियो को देखिए, प्रीवियस पेपर्स को उठाइए और मैच करके देखिए कि आपको कितने सारे क्वेश्चन, बल्कि तकरीबन 98% क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही आपको इन टॉपिक से मिलेंगे प्रीवियस पेपर के आधार पे। तो इसी बेस पर मैंने इन टॉपिक्स को कलेक्ट किया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 67th बीपीएससी के लिए, आरओ एआरओ के लिए अगर हम इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो हमारे प्री में इतिहास के प्रश्न तो कम से कम गलत नहीं होंगे, नहीं छूटेंगे। ठीक है। आपको एक और बात बता दूं, बीपीएससी में एक ऑप्शन आ रहा है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये जो ऑप्शन ई है ना, ये इस पे ध्यान नहीं देना है आपने। इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ये आपके लिए सिर्फ मैनेज करने के लिए है। इसलिए है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है या ऑप्शन दो ऑप्शन दे दिए गए हैं आंसर के, या फिर आंसर दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये ई ऑप्शन होता है। और ई ऑप्शन के आंसर वाले जो सवाल होते हैं ये 8 से 10 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इसलिए ई ऑप्शन को आपको ध्यान नहीं देना है। पहले जो आता है उसको अटेम्प्ट करना चाहिए और जो आएगा तभी जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बीपीएससी, आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% गारंटी है कि प्रश्न सिर्फ इसी से आएंगे, अलग से नहीं आएंगे, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ माई स्टडी ऑफ प्रीवियस पेपर्स, उसके बेस पे मैं ये कह सकती हूँ आपको कि 98% तक ये टॉपिक्स आपके इंडियन हिस्ट्री को कवर कर देंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भले यहाँ नवपाषाण काल लिखा है बट आपको पूरा पाषाण काल देखना है। ठीक है। पूरा का पूरा जो पाषाण काल का जो टाइमिंग है वो पूरा आपको कवर करना है, पूरा देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इंडिया के कंसेप्ट में भी और बिहार के बारे में भी, है ना। आप देखेंगे कि बिहार से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो पाषाण काल के प्रूफ की तरह मिली है। नवपाषाण काल की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से फोकस करना है। कौन कौन? नवपाषाण काल, पाषाण काल, इसके बाद से आता है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता तो खैर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम चरण है ना, बहुत ही मुख्य चरण है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास को के उस रूप को दिखाती है ना, जो शायद हम एकदम एग्जैक्ट शब्दों में इसको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे प्राचीन और पहली नगरीय सभ्यता थी।
इसलिए इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसने इसकी खोज की, कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल मिले हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं, इसके बारे में आपको एकदम बहुत अच्छे से अपनी पकड़ रखनी चाहिए। देखिए मैं वही बता रही हूँ, वही चीज़ बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। मैं जितना इस वीडियो में बताऊँगी, अगर आपने उतने टॉपिक्स को कवर कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली बार बार, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इन चीज़ों को हमें जानना है कि कौन कौन से प्रमुख शहर थे, उनके जो नगर थे किस नदी के तट पे बसे थे, किन्होंने उनकी खोज की, कब इसकी खोज की गई, और उन जगहों से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्राचीन इतिहास का नेक्स्ट जो है वो है वैदिक काल। देखिए वैदिक काल में क्या है कि इसमें भी फिर हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक और महत्वपूर्ण सभ्यता आई थी जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। और ये वैदिक सभ्यता बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती हैं, वैदिक ग्रंथों से मिलती हैं बेसिकली, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ देखना है, तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन दोनों को देखना है। कौन कौन से स्रोतों से इसके विषय में जानकारी मिलती है, इस समय के क्या क्या स्रोत हैं, जैसे चारों वेदों के बारे में हमें पता रहना चाहिए, कितने ऋचाएँ हैं और क्या जानकारियाँ मिलती हैं, किस चीज़ का उल्लेख कितनी बार है, गंगा नदी कितनी बार उल्लेखित की गई है, यमुना के बारे में कितनी बार उल्लेख है, या फिर ब्राह्मण कितने हैं, कौन सी उपनिषद में कौन सी खास बात लिखी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे स्पेसिफिक टर्म भी मिलते हैं, जैसे कि मिलता है निष्क। निष्क क्या था, तो निष्क जो था वो गले में धारण किया जाने वाला आभूषण था। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी मिलता है कि अधिवास। अधिवास क्या था, तो जो चादर या दुपट्टा होता था उसको हम अधिवास कहते थे। निवि क्या था, कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता था उसको कहते थे निवि। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे स्पेसिफिक टर्म मिलते हैं। विदत, सभा, समिति, इन सारी चीज़ों के बारे में आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यानी जितने भी स्पेसिफिक टर्म हैं इस काल के, वैदिक काल के, जो भी खास टर्म हैं, स्पेशल जो भी टर्म्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उनको आपको अच्छे से, बेहतर हो कि उनका एक अलग नोट्स बना लें। अगर आपके पास किताबें हैं उनमें नोट्स जैसा ऑलरेडी स्पेसिफिक तरीके से दिया हुआ है तो उसको बार बार पढ़ें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो फिर हमें बहुत सारी शब्दावलियाँ मिलती हैं, बहुत सारे दर्शनों के बारे में पता चलता है, जैसे कि सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया, या कब, या जो पतंजलि थे उन्होंने कौन सा दर्शन दिया, न्याय दर्शन किसका है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रम के बारे में बताया गया है, इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका धर्म सुधार आंदोलन। तो देखिए धर्म सुधार आंदोलन में उसके पहले बात करते हैं महाजनपद की। ठीक है, तो महाजनपद, ये जो 16 महाजनपद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको तो आपको एकदम एक भी नहीं छोड़ना है। ये 16 के 16 महाजनपद, स्पेशली अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 16 महाजनपदों में जो जो बिहार से संबंधित था उसको तो एकदम से रट जाना है, पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ जाना है। ये महाजनपदों का नाम, इनकी राजधानी कहाँ थी, आज के वर्तमान के समय में ये किस क्षेत्र में पड़ते हैं, यहाँ के मुख्य राजा कौन कौन थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। महाजनपद में ये एकदम ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो आपका महाजनपद में अंग महाजनपद है, या वज्जी है, या फिर इसके बाद आपका ये मगध है, इन सब चीज़ों को, फिर जितने भी महाजनपद हैं उन सारी चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से उसको कवर करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा शैव भागवत धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसमें से शैव और भागवत भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से जो इम्पॉर्टेंट है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मैं नहीं कह रही कि शैव धर्म को न पढ़ें, भागवत धर्म को न पढ़ें, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न बहुत आते हैं। स्पेशली आरओ और एआरओ में तो प्रश्न आते ही हैं। स्पेशली अगर हम बीपीएससी प्री की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बौद्ध और जैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की, महावीर और बुद्ध, इन दोनों की जो कर्मभूमि है वो बिहार है, बिहार रही है। हालांकि महावीर की तो जन्मभूमि भी बिहार रही है, बुद्ध का जन्म जरूर कपिलवस्तु में हुआ था, लेकिन इन दोनों की कर्मभूमि बिहार रही है। ज़्यादा समय जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इन्होंने बिहार में ही संपन्न किए हैं, तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब आपको देखना क्या है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध से के जीवन से संबंधित कौन कौन सी मुख्य घटनाएं थी, किस किस स्थान पे हुई थी। ठीक है, इसके अलावा
जैन धर्म से संबंधित क्या है, इन दोनों के जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इन दोनों से महत्वपूर्ण जो संबंधित ग्रंथ हैं, उनके बारे में आपको जानना है। और एक और चीज़ क्या करनी है आपको, दोनों की, बौद्ध और जैन धर्म दोनों की संगीतियों को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, जो भी जैन धर्म की संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ हुई हैं, ये कब हुई हैं, यानी इसका काल, किसके शासनकाल में हुई हैं, कहाँ हुई है, और इनका अध्यक्ष कौन था, और कौन सी विशेष बात इस संगीति में हुई, ये 5 चीज़ों के संदर्भ में आपको जैन और बौद्ध धर्म की संगीतियों को देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो पहली जैन संगीति हुई थी ना, वो हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 300 BC में हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। इसके शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, और इसी संगति में पहली बार जैन धर्म का विभाजन हुआ था, और इसमें दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों का जन्म हुआ था। ठीक है, जिसमें कि दिगंबर वो थे जो कि वस्त्र विहीन रहते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, पुरानी विचारधारा को मानते थे, और श्वेतांबर वे थे जो श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म को कवर करने के बाद से मौर्य साम्राज्य, अशोक के अभिलेख, शिलालेख, प्रशासन, कला, यानी पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था ये मुख्य रूप से हमारे बिहार में ही था। तो बीपीएससी के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य। आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, वो मूल रूप से बिहार का ही इतिहास है। क्योंकि सारा का सारा जो कुछ भी चल रहा है, जो भी घटनाएं चल रही हैं, वो यही पाटलिपुत्रा, मगध, यानी हमारे बिहार के आसपास ही चल रही हैं मेनली। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, तो मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मौर्य साम्राज्य में क्या क्या आपने देखना है, मौर्य साम्राज्य के स्थापना के पहले की जो कंडीशन थी, थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि हमें देख लेना है। इसके बाद हमें देखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था अशोक ने। 37 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था। अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अशोक हमारे पूरे भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक कहे जाते हैं। तो इनके शासन की जो प्रमुख घटनाएं थी, वो भी हमें ध्यान रखनी है। किस राजा ने कौन से धर्म को फॉलो किया। अशोक के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्होंने पहली बार अभिलेख और शिलालेख की परंपरा शुरू की। तो इन शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेखों को हमें बहुत अच्छे से जाना है। स्पेशली जो इनके 13 अभिलेख मिलते हैं, इनको तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हमें करना है। इसके साथ ही साथ कौन से अभिलेख में, यानी कितने नंबर के अभिलेख में कौन सी बात कही गई है। जैसे कि इनके जो शिलालेख थे, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। फिर प्रश्न आता है कि 13वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो 13वें शिलालेख में इन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, अशोक के हृदय परिवर्तन का भी वर्णन है इसमें। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कौन से शिलालेख में अशोक ने तीर्थ यात्राओं का, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तो ये 7वें और 8वें शिलालेख में, 7वें और 8वें शिलालेख में। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए अशोक के सारे शिलालेख और इसमें जो वर्णित विषय हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ मौर्य काल का प्रशासन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल का प्रशासन इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि इस समय आपने सुना होगा कि मेगास्थनीज आया था, है ना, और इसने मौर्य प्रशासन की चर्चा की थी अपनी पुस्तक इंडिका में। इसने समाज की भी चर्चा की थी, जो भी यहाँ का उस समय का समाज था, जो शासन था, इन सब चीज़ों की चर्चा की थी। फिर इसके बाद से चाणक्य ने, यानी कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें भी मौर्य प्रशासन और राजनीति पर ही केंद्रीकृत है अर्थशास्त्र। तो सारी बातें इसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। और जो प्रशासन से संबंधित कौन कौन से पद थे, जैसे कि एक टर्म आता है प्रदेष्ट्री, मैं यहाँ लिखती हूँ प्रदेष्ट्री। ये कौन था, ये क्या हुआ करता था मौर्य शासन में, तो ये कमिश्नर को प्रदेष्ट्री कहते थे। ठीक है, इसके साथ ही जैसे पूछते हैं कि पौर किसे कहते थे, पौर, तो पौर किसे कहते थे, नगर का जो कोतवाल होता था उसको पौर कहते थे। तो इस तरह के जो टर्म्स है वो हमें याद रखने हैं। जैसे कि मौर्य शासन में प्रांत जो थे ना, प्रांत होते थे जो, उनको कहते थे चक्र। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स हमें याद करने हैं। अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि
नगर के कोतवाल को क्या कहते थे, या फिर जो राजपुत्र होता था उसको क्या बोलते थे, समाहर्ता कौन होता था, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो प्रशासन के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी आप जरूर से याद रखेंगे। साथ ही साथ मौर्य कला तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी की बात करें तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी मौर्य कला पर हर दूसरे साल एक प्रश्न रहना ही रहना होता है। तो मौर्य कला को भी हम देखेंगे। मौर्य कला में जो भी मूर्तियाँ मिली हैं, जो भी संग्रहालय वगैरह में रखी हुई हैं मूर्तियाँ, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस समय की जो कला थी बेसिकली वो बौद्ध धर्म से हमें बहुत काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस मिलती है, कहीं कहीं पर जैन धर्म से भी इन्फ्लुएंस हमें मिलती है। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, थोड़ा यहाँ बता दूं कि ये जो शिलालेख थे ना अशोक के, ये भी मौर्य कला के ही पार्ट इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला, 80 पिलर्स वाला एक लकड़ी का महल मिला है, ठीक है, जिसको कि कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। साथ ही साथ यहाँ के जो मौर्य राजा थे उन्होंने कलाओं को काफ़ी संरक्षण दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मौर्य काल में कला एक सशक्त दिशा ले चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा क्या टॉपिक है इसके बाद देखिए, ये हमारा तकरीबन अंतिम टॉपिक है प्राचीन इतिहास का, 280 BC टू 380 AD। ये गुप्तकालीन व्यापार और कला है ना, यानी गुप्तकाल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुप्तकाल कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्या पढ़ना है गुप्तकाल में हमें, तो देखिए गुप्तकाल में हमें पढ़ना है सबसे पहला तो जो मुख्य शासक थे उनके बारे में जानना है, उन शासकों ने कुछ स्पेशल किया उसके बारे में जान लेना है हमें। साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार सब जरा किसने किया, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण किस राजा ने किस चीज़ की उपाधि ली, ये ज़रूर हमें देख लेना है। ठीक है, हो सके तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि बाद में भी आप इस पे काम कर सकें प्रॉपरली। देखिए, आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। मैंने बार बार कहा है कि आवर मिशन योर सक्सेस। ठीक है, इसी के तहत हम इतनी कोशिशें, इतने प्रयास कर रहे हैं, इतने रिसर्च कर रहे हैं आपके लिए, तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो उपाधियाँ कौन से राजा ने किस चीज़ की उपाधि ली थी इसको भी ज़रूर आप देख लेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ बताऊँ, गुप्त काल का जो प्रशासन है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी इसको माना जाता है कि गुप्त काल का जो प्रशासन था वो मौर्य प्रशासन के बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल विपरीत था। जैसे मौर्य प्रशासन क्या था, वो केंद्रित था, वो एक जगह सेंट्रलाइज प्रशासन था। गुप्त काल में क्या था, गुप्त काल का जो प्रशासन था वो डिसेंट्रलाइज था, यानी विकेंद्रित था। ठीक है, तो गुप्त काल के प्रशासन के बारे में जानना है। यहाँ भी कुछ हमें शब्दावलियाँ मिलेंगी, उनको भी देखना है। जैसे कि एक टर्म मिलता है बृहदेश्वर। बृहदेश्वर, अब ये बृहदेश्वर क्या है, बृहदेश्वर नाम से लग रहा है कि किसी मंदिर में होंगे, कोई भगवान का नाम होगा बृहदेश्वर। लेकिन यहाँ क्या है, बृहदेश्वर किसका नाम था, जो अश्वसेना का प्रधान अधिकारी होता था उसको कहते थे बृहदेश्वर। ठीक है, इस तरह के टर्म्स हमें मिलेंगे, उनको ध्यान रखना है। कौन कौन से कर लगाए जाते थे, कौन कौन से राजस्व लगाए जाते थे, रेवेन्यू कौन कौन सा होता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करों का नाम भी आप याद रखेंगे, कौन कौन से कर लगाए जाते थे, किस चीज़ पर लगाए जाते थे। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, और इसका कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है गुप्त काल की कला और संस्कृति। गुप्त काल का जो आर्ट और कल्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय का जो आर्किटेक्चर था ये काफ़ी फेमस था। यहाँ पे जो लिटरेचर इस टाइम लिखा गया वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों पे भी हम विशेष ध्यान देंगे, कौन कौन से आर्किटेक्चर के काम हुए, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन कौन से विद्वान इस समय थे, है ना, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि इस समय बनवाया गया है दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर हालांकि बना कंप्लीट नहीं हुआ इस समय, लेकिन इसकी शुरुआत गुप्त काल में हो गई थी, इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। तो ये कहाँ है, तो दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ झांसी में है। ठीक है, इसके इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें मिलेंगी। मूर्ति कला भी है, मूर्ति कला भी इस समय काफ़ी फेमस थी। सभी धर्मों से संबंधित मूर्ति का निर्माण इस समय हुआ है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की संयुक्त मूर्ति बनी है, हरिहर की मूर्ति बनी है, शिव पार्वती की मूर्ति बनी है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है उसका भी निर्माण पहली बार इसी काल में हुआ था। किस काल में, गुप्त काल में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप गुप्तकालीन व्यापार और कला को देखेंगे, प्रशासन भी देखेंगे, व्यापार भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार के बारे में भी ज़रूर इसको आप अच्छे से देख लेंगे, कौन कौन जगहों से व्यापार होता था, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
इस तरीके से हमारा आप देख रहे हैं कि प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक पे। मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं? तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास में आपका मेनली आता है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में जितने वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये यहाँ तक आते हैं। इसके आगे बात करते हैं। इन सारे वंश के बारे में आप जान लेंगे कि इन सारे वंश के कौन कौन से संस्थापक रहे हैं, इसका प्रथम शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है और महत्वपूर्ण शासक कौन है। ये 3 चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है? काल, शासक, प्रथम, अंतिम और महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो विशेष काम इन लोगों ने किए हैं उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक शासक हैं जिनका नाम मैं भी बताने जा रही हूँ, जिनके कामों को आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो ऐसे शासक हैं ना, इनको तो ज़रूर देखना है। और एक नाम इसमें और है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक। इन शासकों के कामों को जरूर याद रखना है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे, आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इनके पहले नहीं थे, इन्होंने ही शुरू किया, इन्होंने विशेष रूप से किया। तो इन शासकों के कामों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एकदम याद रखना है। साथ ही साथ सल्तनत काल में जो प्रशासन था, इस समय का जो भी प्रशासन था, जो भी विभाग बनाए गए थे, जिस तरह की नई नई नीतियाँ शुरू की गई थी, उनको ध्यान रखना है। पुस्तकें जो इस समय लिखी गई हैं, चाहे वो तबकात नासरी हो या फिर किताबुल हिंद हो, जो भी सल्तनत काल की जो भी पुस्तकें हैं, उनको, उनके लेखकों को, और वो लेखक किसके शासनकाल में मुख्य थे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो विभाग बनाए गए थे उसको ध्यान रखना है, उसको देखना है। स्थापत्य कला का ध्यान रखना है कि किसने क्या निर्माण कराया। जैसे कि कुतुब मीनार का आता है, कुतुब मीनार किसने निर्माण कराया, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना है। और सूफी संत के बारे में आपको पढ़ना है। सूफी संत बहुत महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि स्पेशली बीपीएससी में इससे प्रश्न आए हैं, ठीक है? आरओ और एआरओ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आरओ और एआरओ में भी देखेंगे आप कि प्रश्न आते रहते हैं। अब इसके बाद सल्तनत काल के बाद हम आते हैं मुगल काल में। मुगल काल तो खैर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसके कुछ खास चीज़ें बता रही हूँ। इसकी जो स्थापना हुई वो आप पढ़ लेंगे, स्थापना तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ बाबर और हुमायूं के बाद अकबर, ठीक है? अकबर को आपने ज़रूर पढ़ना है। अकबर से पहले एक और चीज़ आपको देखनी है, वो है शेर शाह। ये ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि शेर शाह, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो शेर शाह बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो अकबर के बारे में आपको देखना है। अकबर सबसे महान सम्राट थे। इसके साथ ही साथ अकबर के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे इन्होंने दीन इलाही चलाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो पहले नहीं हो रही थी, या फिर इन्होंने कुछ मिसालें कायम की, उनको देखना है आपको। इसके बाद जहांगीर को देखना है, जहांगीर को देखना है और शाहजहाँ को भी देखना है, ठीक है? जहांगीर के समय में क्या बात है, जैसे कि कुछ खास चीज़ें, मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा मुगल काल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जहांगीर से देखना है क्योंकि हर शासक ने कुछ विशेष किया है, तो ये तो हमें देखना है कि स्पेशल क्या है। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास परिवर्तन का एक संग्रह है ना? किस तरीके से क्रमिक परिवर्तन हुए हैं, इन्हीं चीज़ों को संग्रहित रूप में हमें दिखाया जाता है। कौन सी घटना हुई, उसका क्या परिणाम आया, हम यही पढ़ते हैं ना, कारण, घटना और परिणाम, यानी क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या आया, यही पढ़ते हैं हम। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो भी कोई मुगल बादशाह है जिसने कुछ विशेष कार्य किया, वो याद रखना है, चाहे वो इसमें लिखा हो या नहीं लिखा हो। याद रखिए, नोट कर लीजिए कि विशेष काम करने वाले मुगल शासकों के कार्य को याद करना है, ध्यान रखना है। साथ में मुगल कालीन जो प्रशासन है उसको भी ध्यान रखना है। मुगल कालीन प्रशासन, क्योंकि प्रशासन की बहुत सारी पद्धतियाँ इन लोगों की थी ना, जो इन्होंने पहले के शासकों से ली थी, और कुछ ऐसी थी जो इन्होंने अपनी नई इंट्रोड्यूस की थी। इसलिए ये भी ज़रूर देखना है। मुगल कालीन प्रशासन के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं, कौन से पद थे, कौन सा विभाग बनाया गया था, ये याद कर लेना है। कहीं बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी जिसमें इसका पूरा एक प्रॉपर बॉक्स बना करके इसका डिटेल दिया होता है, तो उसको देख लीजिएगा, 2-4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा वो। और उसके बाद उस पर बेस्ड सेट को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्थापत्य कला। देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुरुआत इसकी हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो अकबर से हुई है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा वगैरह जो निर्माण कराया था, जहांगीरी महल बनवाया था, तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो तो अकबर से हुई है। लेकिन मेनली हम देखते हैं कि स्थापत्य कला चरम पे गई है शाहजहाँ के काल में, ठीक है? लेकिन आपको
अकबर, जहांगीर, शाहजहां से लेकर के औरंगजेब तक सभी के काल के स्थापत्य को जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण बनी हैं उनको ध्यान रखना है। विशेष रूप से एक बात आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में अगर इस समय का कोई स्थापत्य कला का कोई नमूना है जो कि चर्चा में रहा है, उसको तो आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि प्रश्न अक्सर इसी तरह बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम चित्रकला देखेंगे। चित्रकला तो देखिए कि हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे दशावन किसके दरबार में थे, है ना, किसके दरबार के चित्रकार थे, चित्रकला का कारखाना किसने बनवाया था। तो चित्रकला आपको ध्यान देना है। और चित्रकला, हालांकि जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो कहता था कि मैं चित्र देखकर बता सकता हूँ कि कौन से चित्रकार ने इसको बनाया है। ठीक है, तो बहुत ही चित्रकला जहांगीर के समय काफ़ी उत्कृष्ट थी। लेकिन अकबर से लेकर के शाहजहां, औरंगजेब तक हर किसी काल में हमें चित्रकला के बारे में देख लेना है। किसने किस पुस्तक का अनुवाद कराया, जैसे अकबर ने अनुवाद कराया था रामायण का रज़्मनामा के नाम से। ये चीज़ें भी हमें देख लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में थोड़ा हमें विशेष फोकस करना है। विशेष इसलिए करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी लोग अक्सर इसी में लेते हैं। तो इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे? इसको हम शुरू करेंगे विदेशी कंपनियों के आगमन से। विदेशी कंपनियां जो आई हैं हमारे यहाँ, पोर्टुगीज़ आए हैं, डेनिश आए हैं, डच आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, ब्रिटिश आए हैं। इन सब का आगमन कैसे हुआ? इन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना, पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? किन चीज़ों का व्यापार ये करते थे? कौन कौन से बंदरगाह पर इन्होंने अपना ठिकाना जमाया? ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद आंग्ल फ्रेंच वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल फ्रेंच वॉर में स्पेशली जो जो संधियाँ हुई, काल याद कर लेंगे, कौन कौन उस समय लीड कर रहा था दोनों को, और इसके बाद क्या संधि हुई, संधि से क्या परिवर्तन किया गया, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है बंगाल पर आधिपत्य। देखिए, बंगाल पर आधिपत्य कब हुआ है? 1757 ईस्वी में। यहीं से बंगाल पर आधिपत्य की शुरुआत होती है। इसको 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ही एकदम ध्यान से देखना है, एकदम गौर से इसका अध्ययन करना है आपको। ठीक है, इसके बाद फिर अब देखिए, बंगाल के आधिपत्य में एक और चीज़ सम्मिलित है यहाँ पे जो मैंने बोला नहीं, वो है बक्सर, प्लासी, बक्सर, ये सब जो लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद आता है 1857 की प्रमुख घटनाएं। इसमें विशेष रूप से डेट हमें ज़रूर देखना है, कौन से डेट को क्या हुआ था। जैसे कि पूछ दिया जाता है कि बिहार के पटना में किस डेट को, किस तिथि को विद्रोह शुरू हुआ था, कौन सी तिथि को मंगल पांडे को फांसी लगी थी, कौन सी तिथि को सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो डेट्स को भी ध्यान से देखना है। और ये देखना है कि विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, किसने किसने इसका नेतृत्व किया। ये भी देखना है कि कहाँ पर कौन से अंग्रेज़ ऑफिसर ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, और साथ में ये भी देखना है कि देश के किस हिस्से में ये विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, कहाँ पे ये विद्रोह से अछूता रह गया, हमारे देश का कौन सा हिस्सा। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही 1857 की जो घटनाएं हम ये तो देखेंगे ही, ये मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ 1857 के पहले की जो राजनीतिक पार्टियां बनी थी, देखिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बननी शुरू हुई थी। हालांकि 1857 को कहते हैं कि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला जाता है, विद्रोह कहा जाता है, लेकिन इसके पहले से बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू थी। जैसे मैंने एक दो ऑडियोज़ हैं जो हमारे जो ऑडियो लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि 1838 में स्थापना हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की। इसमें इसी के समय से राजनीतिक संगठन की शुरुआत मानी जाती है, एक स्थापित तरीके से। ठीक है, तो 1857 के पहले की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी थी उसको हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्पेशली जो हमारा चाहे इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन लीग है, बॉम्बे एसोसिएशन है, इस तरह की सारी चीज़ों को हमें देखना है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी संगठन एवं व्यक्तित्व संगठन। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसके 1857 के पहले की तो देखनी ही है, इसके बाद की भी देखनी है। यानी 1885 में हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये इसमें लिखा नहीं है, ये मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था कि मैं आपको अलग से स्पेशली इसको बताऊंगी ताकि आपका ध्यान इतने ज़्यादा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 के पहले के जो राजनीतिक संगठन है इसको भी आपने करना है। ये संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये कब किन परिस्थितियों में इसका गठन हुआ, कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, फिर इसके बाद इसके गठन के बाद क्या चेंजेज आए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गति मिली, किन नेताओं ने इसमें विशेष रूप से
योगदान दिया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये तो एकदम करना चाहिए कि जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं, ठीक है, कौन सा सेशन हुआ, कहाँ हुआ, कि कौन अध्यक्ष थे, क्या फैसला लिया गया, और इस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, ये चीज़ें आपको एकदम याद करनी है कांग्रेस के सेशन के बारे में। देखिए, आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि मैं तो पूरा बुक ही आपको बता रही हूँ, सारे टॉपिक्स तो बता ही रही हूँ, फिर छोड़ क्या रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठाइए, हिस्ट्री के बुक उठाइए और उसको देखिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ नहीं बताए गए हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने एक स्मार्ट स्टडी की स्ट्रेटजी आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे की है, ताकि आप उन्हीं पॉइंट्स को उठाएं जिसकी आपको ज़रूरत है। देखिए, किसी भी कंपटीशन में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पढ़ें, खूब पढ़ें। इम्पॉर्टेंट ये जानना है, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या अभी नहीं पढ़ने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपको जो भी पढ़ना है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देना है, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस कांग्रेस को अच्छे से देखना है, कांग्रेस के पहले की राजनीतिक पार्टियों को भी देखना है, कांग्रेस के लीडर्स, इसके सेशन वगैरह को हमने देखना है। फिर आगे है प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनको अच्छे से जानना है। स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, भंग आंदोलन जिसको कहते हैं, ये भी हमें देखना है। साथ ही साथ इसके अलावा असहयोग आंदोलन, जब महात्मा गांधी आ जाते हैं तो महात्मा गांधी के आने के बाद से तो एक श्रृंखला ही शुरू हो जाती है राष्ट्रीय आंदोलनों की। तो यहाँ पे फिर एक आंदोलन मैंने रख छोड़ा था बाद में बताने के लिए, वो था चंपारण, ठीक है। तो चंपारण आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की जो एंट्री होती है वो चंपारण से ही होती है। तो इन सारे आंदोलनों पे हालांकि मैं स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लाऊंगी, सारे आंदोलनों और सारे टॉपिक्स के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको कवर करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले इस समय किए गए, इस समय कौन वायसराय थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस पर क्या रिएक्शन था, इन चीज़ों को देखना है हमें, ठीक है। क्यों वापस लिया गया, वापस लेने का क्या परिणाम हुआ, फिर किसी ने इस आंदोलन के लिए कुछ विशेष वक्तव्य दिया है तो वो देख लेना है। यही चीज़ हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भी सेम यही चीज़ दोहरानी है, भारत छोड़ो में भी सेम यही चीज़ हमें करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रमुख कमीशन। कमीशनों में बहुत सारे कमीशन आए, आपको पूरे बुक में एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें चाहे वेबल कमीशन हो या हंटर कमीशन हो, क्रिप्स कमीशन हो, कैबिनेट मिशन हो, साइमन कमीशन हो, बहुत सारे कमीशंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। कौन सा कमीशन आया, किस ईयर में आया, उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या परिणाम हुआ, ये सारी चीज़ें हमें उस टेबल में मिल जाएंगी, इसको हमें देख लेना है, ठीक है। और ये कमीशन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि 1857 के बाद, उसके पहले का भी अगर कोई कमीशन आया है तो उसको भी आप देखें, ठीक है। नेक्स्ट है पत्र एवं पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं का भी हमें बहुत सारा लिस्ट मिल जाता है, जैसे कि कई बार हमें मिलता है कि कौन सी पत्रिका का संपादन किसने किया, कौन सा पत्र, तो ये इसकी भी पूरी की पूरी इसका चार्ट अवेलेबल रहता है। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं चार्ट को ही लेकर के एक वीडियो बना दूंगी उस पर कि किसने लिखा, कब लिखा, ये क्या किस थीम की पत्रिका थी, यानी कि उदारवादी थी, उग्रवादी थी, क्रांतिकारी थी, कैसी पत्रिका थी ये, और किस भाषा की पत्रिका थी, किसने इसका संपादन किया था, ये सारी चीज़ें आपको उन चार्ट्स में मिल जाती हैं, उसको आप कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद संवैधानिक निकाय, कौन कौन से संवैधानिक निकाय बनाए गए इसको भी देख लेंगे। 1937 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे कमीशन आए थे, कमीशन के बाद जो सुधार आए थे, स्पेशली इसको मैं निकाय की जगह इसको सुधार लिखूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, संवैधानिक सुधार, क्योंकि 1935 का जो संवैधानिक सुधार हुआ था, यानी कि जो भारत सुधार अधिनियम आया था, उसमें क्या था कि उसके अनुसार फिर 1937 में चुनाव हुए, और इन चुनावों में कांग्रेस ने माइंड ब्लोइंग प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है आज़ादी के पहले के काल में, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस ने तकरीबन 20 माह के बाद इस्तीफा भी दे दिया था, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल, कौन कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हैं, वो उनका काल क्या रहा है, उन्होंने किस काल से किस काल तक शासन किया, और इस बीच में उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके समय कौन से आंदोलन हुए, उनके समय कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुए, इन सारी चीज़ों को आपको करना है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा पर कमीशन। शिक्षा पर जितने भी कमीशन आए, देखिए आरओ में तो होता ही है, और बीपीएससी में स्पेशली आप देखेंगे कि बीपीएससी में मेंस पर ये इस पर एक प्रश्न ही आता है
एक निश्चित प्रश्न इस पर रहता है शिक्षा के विकास पर। हालांकि ये बिहार के संदर्भ में होता है, तो बिहार के संदर्भ में इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, उसके बारे में मैं आगे अभी बात करूँगी आपसे अंत में वीडियो के। तो शिक्षा पे जितने भी कमीशन आए हैं, चाहे वो मैकाले का कमीशन हो या फिर वो वुड्स डिस्पैच हो, उन सारी चीज़ों को आपको एकदम ध्यान से कर लेना है। और अंत में जो भी सामाजिक सुधार हुए हैं, चाहे वो सती प्रथा पर रोक हो, ठगी की प्रथा पर रोक हो, ठीक है, बाल विवाह से संबंधित कोई कानून पारित हुआ हो, जो भी कुछ सामाजिक सुधार से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, उन सारी चीज़ों को भी आपको करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक बात आपको बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, स्पेशली मॉडर्न इंडिया में, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए आपको एक शब्द ध्यान में रखना है, वो है बिहार। स्पेशली फॉर बीपीएससी आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। स्पेशली मैं बीपीएससी के लिए इस बात को आपसे कह रही हूँ। बिहार शब्द को ध्यान में रखना है कि इन सारी चीज़ों में बिहार का योगदान कहाँ कहाँ था, ये याद रखना है आपको। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे देंगे ना, तो आपकी बिहार की हिस्ट्री भी लगे हाथ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप उठा के देखिए, क्वेश्चन पेपर यही आता है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर का से किसने नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन में पटना से कौन था, 1857 की क्रांति में रोहिणी में कौन नेतृत्व कर रहा था, किसने सारे संचार साधन को ठप कर दिया था। तो इन्हीं टॉपिक्स को आप बिहार के संदर्भ में भी करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे प्रश्न आता है कि बिहार हेराल्ड, पत्र पत्रिकाएं से आता है कि बिहार हेराल्ड का संपादन किसने किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ जो आपको मॉडर्न इंडिया में देख लेनी है, वो है अगर उपाधियाँ किसी को दी गई हैं या किसी ने वापस की हैं, तो इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। तो इसके साथ ही इसको मैं एंड करूँगी इस वीडियो को। हाँ, एक बात आपको जो बतानी थी, जो मैंने कहा था कि अंत में मैं एक बात आपको बताऊँगी कि जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करें। हाँ, एक रीड आप दूसरे टॉपिक्स पे भी डाल लें, मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आ गया, मूड का क्या भरोसा कमीशन के, कहीं एक क्वेश्चन डाल ही दिया अलग से, क्योंकि मैंने सिलेबस तो बनाया नहीं है बीपीएससी का, मैंने नहीं बनाया, तो मैं नहीं कह सकती कि मैं डैम श्योर किया जाएगा। बट बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस पेपर्स की स्टडी के आधार पर हिस्ट्री में इससे आगे पीछे नहीं आने जा रहा, इक्का दुक्का की बात नहीं करती, मोस्टली प्रश्न यहीं से आएंगे। इसकी मैं आपको 99.9% की गारंटी देती हूँ, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम प्राचीन से शुरू करेंगे और एंड करेंगे आधुनिक पर, लेकिन हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो मुझे लगेगा कि कवर करना चाहिए, उसको मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, और आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 10,000 प्रश्नों की हमारी जो जीएस की श्रृंखला चल रही है, उसमें भी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसमें भी आपको लगभग यही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं, वैसी ही चीज़ें आपको मिलेंगी, एक दो प्रश्न ही होंगे जो अलग से मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। थैंक यू।